आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नर्सिंग होम और पैथोलॉजी की घोर लापरवाही आई सामने। जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। और रीवा में आउटसोर्स अधिकार सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा, शिवराज सरकार युवाओं को बना रही गुलाम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें कई बच्चे एवं महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में मांगी चाक घाट के रहने वाले नपुलाल जायसवाल ने बताया कि बीते दिवस जमीन में बाड़ी लगा रहे थे, तभी गोलू जायसवाल का परिवार वहां पहुंच गया और दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। कुछ ही समय में यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें जमकर लाठी और फरसे चले। घटना में एक और से नपुलाल जायसवाल, उसकी पत्नी राजकली, बेटी खुशबू, कनूस, अभिमन्यु सहित अन्य लोग घायल हुए। इसी तरह से गोलू जायसवाल के परिवार से गोलू जायसवाल सहित दिनेश, अमित, रामचंद्र, विजयलक्ष्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही पक्षों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें राजकली जायसवाल की हालत गंभीर बनी हुई है। सर, ग्राम मागी पंचायत के रहने वाले हैं, थाना चाक घाट, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। वहाँ पे हमारी बारी रूंध रहे थे, हम रूंधवा रहे थे, तो ये लोग पहुँचे तो हमारी बारी को सबूतिन दिए। गोलू प्रसाद जायसवाल, दिनेश प्रसाद जायसवाल, अमित जायसवाल, रामचंद्र जायसवाल, विजयलक्ष्मी जायसवाल। और जब हमने रोकने गए कि यहाँ बारी क्यों उतिन रहे हो, तो वहाँ मार चालू कर दिए सर। फिर वो गड़ासा और टांगा और लाठी से मार किए हैं। एक में 16 टांका चला हुआ है सर मेरे मिसेस को, एक में 8-10 है। एक लड़के को मेरे 8 टांका लगा हुआ है, 3 टांका मेरे है सर, और 2-3 टांका मेरे एक लड़की को हो, और लाठी डंडा लगे हुए हैं सर। यही मारपीट हम लोग निहत्थे थे सर। वो लोग मार पे उनको पहले साजिश थी, पहले से वो विवाद करने, आज 1 महीने से विवाद का चालू है उनकी। मारने वाले में कौन कौन है? मारने वाले में रामचंद्र, विजयलक्ष्मी, अमित जायसवाल, गोलू जायसवाल, दिनेश जायसवाल। और आपके घायल जो हमारे घायल सभी कोई हुए हैं थोड़ा थोड़ा। क्या नाम है घायलों में? सबसे कम घायल में 3 टांका है मेरे ही। क्या नाम है पत्नी? नपुलाल जायसवाल मेरा, पत्नी का मेरे राजकली जायसवाल, उसके एक 16 टांका चला हुआ है, एक 8-10 है। बेटी का क्या नाम है दोनों? बेटी का नाम एक अंशु है, एक खुशबू है, एक लड़के का नाम अभिमन्यु है। सभी थाना चाक घाट के हैं? सभी थाना चाक घाट के हैं। FIR हो गई? FIR हो गई है सर। वहाँ पूरे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी संघ अपने अधिकारियों की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है। आज रीवा जिले में भी आउटसोर्स अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आउटसोर्स अधिकार सम्मेलन के संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कल्चर शिवराज सरकार की अब तक की सबसे अन्यायकारी प्रथा है, जिसमें 25 से 35 वर्ष के आयु के युवाओं को गुलाम बनाने का कार्य किया जा रहा है। वासुदेव शर्मा ने बताया कि वह सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ रहे हैं। आउटसोर्स कंपनी एसोसिएशन के द्वारा अब तक तकरीबन 5000 ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिए जा चुके हैं। 11 जुलाई से ज्ञापन देने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रदेश के सभी कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। डायल 100 के चालकों का 10 माह से वेतन रुका हुआ है, जिसके लिए वह BHU में धरना देंगे। आज स्वामी विवेकानंद पार्क में आउटसोर्स कर्मचारियों की बैठक में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा शामिल हुए, जहां अगली रणनीति के बारे में कर्मचारियों को बताया गया है। ये हम लोग आज यहाँ आउटसोर्स अधिकार सम्मेलन में आया हुआ हूँ। मैं मध्य प्रदेश आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा है मध्य प्रदेश का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। ये जो मध्य प्रदेश में पिछले 10-15 साल के अंदर सरकारी विभागों में जो आउटसोर्स कल्चर लागू किया गया है शिवराज सरकार द्वारा, इस आउटसोर्स कल्चर में
न तो नौकरी सुरक्षित है, न इनको न्यूनतम वेतन मिलता है। और ये अब तक की सबसे बड़ी अन्यायकारी प्रथा है। इसमें एक कर्मचारी के हिस्से से कम 10 से 12 हज़ार रुपये महीने की चोरी हो रही है। ये लोग 5 लाख लोग हैं जो मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में काम करते हैं, मेडिकल कॉलेजों में, स्वास्थ्य विभाग में, निर्वाचन में, लोक सेवा में, मतलब सारे सरकारी विभाग जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के दम पर ही चल रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं ये। हम लोग पिछले 1.5-2 साल से इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने का एक संघर्ष मध्य प्रदेश में का निर्माण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हुए हैं रीवा में। हम लोगों ने ये तय किया है कि ये जो कल्चर है, इस कल्चर को समाप्त होना चाहिए। इसमें 25 से लेकर 35 साल के युवाओं का शोषण हो रहा है, एक तरीके से गुलाम बना लिया गया है। इसमें इनको बोलने तक का अधिकार नहीं है। जब ये बोलते हैं, अपने वेतन की बात करते हैं, तो इनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है। हमारे एमपीवी में अभी ये जनवरी में हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, तो 1100 लोगों को इन्हें नौकरी से निकाल दिया, जिसको परसों हमारे आंदोलन के दबाव में वापस लिया है शिवराज सिंह ने। तो हम लोग इसी सिलसिले में आज यहाँ बात करने के लिए आए हैं। अपने एक संगठन का निर्माण भी करेंगे, जिसमें हम अपने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे। इसमें सारे लोग हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, लोक सेवा के लोग हैं, निर्वाचन के लोग हैं, एबीडी हैं, डायल 100 जो चलती है ना पुलिस के अंडर में, वो लोग हमारे साथ हैं। डायल 100 वाले अभी 24 तारीख को PHQ पे धरना दे रहे हैं। पहली बार ये धरना हो रहा है PHQ पे। उनको पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जो डायल 100 चल रही है मध्य प्रदेश में, उनका 2016 से उनका बीमा नहीं है। और आपका और किस पद पे हैं आप? मैं वासुदेव शर्मा हूँ। मैं आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी जो मोर्चा है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी आने वाले देखिए, हमने लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। अभी हमने 11 जुलाई से पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिलाए मुख्यमंत्री के नाम। हमने उनसे कहा कि आप हम लोगों से बात कीजिए, हमारा सम्मेलन बुलाइए और हमको कम से कम हमारी नौकरी में सुरक्षा और न्यूनतम वेतन की गारंटी दीजिए। और वो ज्ञापन लगातार चल रहे हैं। पहली बार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 5000 से ज़्यादा ज्ञापन पहुँचे हैं। दूसरे चरण में हम लोग कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी करने वाले। 18 तारीख को रीवा में भी प्रदर्शन होने वाला है, बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। और अगर 31 जुलाई तक मुख्यमंत्री जी हम लोगों को नहीं बुलाते हैं, तो हम 6 अगस्त को खुद मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। लाखों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। हम लोगों की एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें और हमारी मांगों का निराकरण। उन्होंने अभी ये जो रोजगार सहायकों का वेतन बढ़ाया 9,000 से 18,000 किया है। वो वेतन जो ये सारे के सारे लोग अस्थायी कर्मचारी हैं और रोजगार सहायक भी अस्थायी कर्मचारी हैं। जब एक का बढ़ सकता है तो सबका बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार सबकी होती है। सरकार से सफल लेती है कि हम सबके साथ समान रूप से न्याय करेंगे। तो जब आप एक का बढ़ा सकते हैं तो दूसरे का ही बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अभी तक रोजगार सहायकों का आदेश नहीं निकला है। इसी उसमें कि हम लोगों ने जो दबाव बनाया कि वो 18,000 तो सबको करो आप, जब एक को कर सकते हैं तो सबको होना चाहिए। तो इसलिए सरकार जो है हम लोगों के आंदोलन के दबाव में भी है। वो घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन घोषणा को हम सबके ऊपर लागू कराने के लिए भी ये अभियान चला रहे हैं, आंदोलन का निर्माण कर रहे हैं। रीवा दौरा किस विषय को लेकर साहब? रीवा दौरा किस विषय को लेकर साहब? यही ये जो आउटसोर्स कल्चर समाप्त कराने के लिए जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जो अभियान चल रहा है, आउटसोर्स जोड़ो अभियान जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारे अधिकार सम्मेलन है। और इसके तहत हम हर जिले में जा रहे हैं। अभी हम अनूपपुर गए थे, शहडोल गए थे, आज रीवा में हैं। तो हम लोग 6 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास जाने का तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हुए हैं। रीवा जिले के मनगामा थाना क्षेत्र में बीती शाम तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सवार एक होमगार्ड महिला आरक्षक की मौत हो गई। बीते दिवस श्यामवती अपनी ननद व अन्य रिश्तेदारों के साथ ऑटो में सवार होकर गढ़ के लिए निकली थी। तभी मनगामा थाना क्षेत्र के आंबी के समीप पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की रफ्तार तेज होने के कारण ऑटो ट्रक के साथ काफी दूर तक घसीटता हुआ चला गया, जिसकी चपेट में आने के कारण श्यामवती साकेत की मौत हो गई, जबकि जानकी साकेत और कलावती साकेत नामक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गंभीर रूप से घायल हुई दोनों महिलाओं को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। पीछे साइड से ट्रक वाला ठोकर मारा है। यहाँ से बहुत कम से कम 10 हाथ है ट्रक में फंसा के ऑटो घसीटा है। हम लोग बोले कि भैया ट्रक वाले वो ट्रक खड़ा करिए, तो खड़ा नहीं किया है। मतलब ऑटो जो है तो पूरी उसमें अर्जी थी। फिर जब ब्रेक मारा है तो ऑटो फेंका गई है, तो हम लोग फेंका गए हैं।
हमारे मतलब ये दीदी का पूरा उस ट्रक में फंस गया था। फिर हम लोग फेंकाने के बाद अपने दीदी को पकड़े तो हमारी दीदी ख़त्म हो गई थी। दीदी क्या नाम है? श्यामवती साकेत। कहाँ के रहने वाली है? बनसागर। किसी सर्विस में पद में थी? हाँ, पुलिस में थी। पुलिस में थी। होम गार्ड में थी? हाँ। आप कौन है? माजिल वाली भाभी है उनकी। आपको भी चोटें आई हैं? हाँ, पैर में ये लगे हैं। कहाँ से कहाँ गए थे दवाई लेने, बच्ची को दिखाने वो भी गई थी, हमको भी बोली कि चलो तुम भी दिखा लो। तो वहाँ फिर गए भैया तो लटकती के मतलब इस तरह हुआ है। वहाँ से लौटते वक्त हुआ? हाँ, लौटते पर। कहाँ पर? अब ये मनगमा के आगे अरे क्या कहा था, आमी। हाँ, आमी गाँव में। रीवा में इन दिनों प्राइवेट नर्सिंग होम और पैथोलॉजी द्वारा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ताजा मामला रीवा के बरदान हॉस्पिटल से आया है, जहां भर्ती महिला की रिपोर्ट ही बदल दी गई। अब बरदान हॉस्पिटल शिवम पैथोलॉजी पर आरोप लगा रहा है और शिवम पैथोलॉजी बरदान हॉस्पिटल पर। दरअसल रीवा में रहने वाले अजय पटेल अपनी गर्भवती पत्नी रागिनी पटेल का इलाज बरदान हॉस्पिटल में करवा रहे थे, जहां खून की जांच करवाने के लिए शिवम पैथोलॉजी भेजा गया तो पता चला कि उनकी पत्नी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव आया है, जबकि उनकी पत्नी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। आपको बता दें, निजी अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पताल तक शिवम पैथोलॉजी का कब्जा है, जो गलत रिपोर्ट देकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि पूर्व में कई लोगों की जान गलत ब्लड चढ़ाने के कारण हुई है, तो कहीं इन मौतों का जिम्मेदार इस तरह की पैथोलॉजी सेंटर के संचालक ही तो नहीं है। ये जांच का विषय है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग में बैठे जिम्मेदार अधिकारी ऐसे दलाल पैथोलॉजी सेंटरों पर क्या कार्यवाही करते हैं। अजय पटेल। क्या समस्या है? एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ है रागिनी पटेल, तो मैं बरदान हॉस्पिटल में उनको 4-6 महीने से दिखा रहा हूँ। अभी उनकी नेक्स्ट वीक उनकी डिलीवरी की डेट है और मैंने मैडम जो मुझे ब्लड ग्रुप पता था अपनी वाइफ का और उनको भी पता था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेडिकल स्टूडेंट थे और अभी तो वर्किंग में भी हैं हॉस्पिटल्स में, तो हमें पता था कि हमारी वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो O नेगेटिव है। बट हमने जब यहाँ पे सैंपल दिया तो इन्होंने O पॉजिटिव लिख के दिया, तो हमने इनको ऑब्जेक्शन भी उठाया कि मेरी वाइफ का ऑलरेडी O नेगेटिव पहले से हमें नोन भी है, तो आप एक बार वेरीफाई कर लो। इन्होंने वेरीफाई नहीं किया या किया मुझे नहीं पता, इन्होंने बोला कि हमने वेरीफाई कर लिया, आपको पॉजिटिव आ रहा। फिर मैंने रीवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दोबारा ब्लड ग्रुपिंग कराई, क्योंकि मैडम ने लिख रखा था क्रॉस मैचिंग कराने के लिए ब्लड उनको देना था 1 यूनिट। तो जब मैंने ब्लड देने के लिए दोबारा चेक कराया तो उसमें ये पता चला कि भैया उनका O नेगेटिव है और ये O पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब जब मैंने इनके पास दोबारा आया तो ये बोल रहे हैं कि हमारा सैंपल हो सकता है एक्सचेंज हो गया हो, और अगर सैंपल एक्सचेंज हुआ है तो फिर आपकी पूरी रिपोर्ट गलत है, क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग बस रिपोर्ट नहीं थी, इसमें CBC भी थी, बिलीरुबिन भी थी और अदर टाइप की भी रिपोर्ट नहीं थी। तो अगर ब्लड चेंज हुआ होगा तो सारी रिपोर्ट चेंज हुई होगी, और जिस तरह से आपने मुझे गलत रिपोर्ट दी है आपने दूसरे मरीजों को भी गलत रिपोर्ट दी होगी। और ये बरदान हॉस्पिटल वाले ये बोलते कि हमने जो सैंपल लिया था वो शिवम पैथोलॉजी में भेजा था, और शिवम पैथोलॉजी का इसके पहले भी कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि वो मरीजों की ब्लड ग्रुपिंग भेज देते हैं या फिर गलत रिपोर्ट भेज देते हैं, उसके बाद वो अपना पत्ता साफ कर लेते हैं कि हमारे पास नहीं पता, जहाँ पे आपने सैंपल दिया है उनसे बात करिए। और अगर सैंपल चेंज हुआ है तो फिर जिस मरीज़ को इन्होंने गलत ब्लड ग्रुप दिया है वो आगे सफ़र करेगा। हम तो एजुकेटेड थे, ठीक है, हमने क्रॉस चेक कर लिया, वो तो चेक भी नहीं कर पाएगा, उसके साथ तो पता नहीं क्या होगा। और ENC का मामला है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी है ये बरदान हॉस्पिटल की गलती है या फिर शिवम पैथोलॉजी की, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें, ऐसे मरीजों के हेल्थ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बरदान हॉस्पिटल में आपकी ENC पहली बार हुई? हाँ, ये मेरी वाइफ की फर्स्ट ENC है और कल्पना मैडम के पास मैं दिखा रहा हूँ 3rd मंथ से, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से इनको दिखा रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट वीक मैडम ने एडमिट के लिए भी लिख रखा है कि नेक्स्ट वीक आप एडमिट कर दीजिए 20th को, और उसी के पर्पज़ से उन्होंने बोला कि आपकी HB कम है तो आप ब्लड ग्रुपिंग करा के और 1 यूनिट ब्लड भी इनको देना है। तो उसी क्रॉस मैचिंग के लिए मैडम ने लिखा था, तो क्रॉस मैचिंग के ड्यूरिंग में ही मुझे ये पता चला कि इनकी ब्लड रिपोर्ट ही गलत है, क्योंकि डाउट में था कि मैंने वो कंफर्म था कि ब्लड ग्रुप मेरी O नेगेटिव है और ये पॉजिटिव दे रहे हैं, मान भी नहीं रहे हैं। तब मैं डाउट में आ गया कि यार आपका गलत है कि मेरे को जो पहले से पता है वो गलत है। और जो ENC में जो और जांचें हुई हैं फिर से आप अभी चेक करवा रहे हैं क्या? अभी अब कराना पड़ेगा, अब तो डाउट में है तो पूरी जांचें करानी पड़ेगी। अब इनकी रिपोर्ट सही है कि गलत है, तो डाउट में आ गया हूँ मैं। ये सारी जांचें तो मैंने शिवम पैथोलॉजी से कराई है। तो इनका क्या कहना है कि रिपोर्ट बदल ही गया, सैंपल ही बदल गया? इनका पैथोलॉजी वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, जो ये बरदान हॉस्पिटल वालों के स्टाफ का कहना था हो सकता है कि सैंपल चेंज हो गया हो,
और अगर सैंपल चेंज हुआ है तो ये भी तो आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है। पैथोलॉजी वाला भी अड़ा हुआ है क्या उसमें? पैथोलॉजी वाला भी ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमारी जांच में वो पॉजिटिव आया है, आप हमें दोबारा सैंपल दे दीजिए, हम बाहर भेजेंगे, लैब में भेजेंगे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो 3-4 लोगों ने वेरीफाई करके बोला कि आपका नेगेटिव भी आ रहा है। अब मैं दूसरे पैथोलॉजी में भी एक बार जाके दिखाऊंगा, ये इनकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट भी है मेरे पास। ये सिर्फ पैथोलॉजी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दोनों की रिपोर्ट है मेरे पास, दोनों में अलग अलग रिपोर्टिंग आ रही है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेड गेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के छात्र संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मानवेंद्र सिंह गहरवार को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुणेंद्र सिंह गहरवार ने कहा कि बेरोजगारी जैसी महामारी जो आज युवाओं को निगल रही है, इस महामारी को खत्म करने तथा युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार से मांग करते हैं और सरकार से ये पूछते हैं कि क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनवाना है? क्या देश के विकास में युवाओं की कोई भूमिका नहीं? क्या युवाओं को रोजगार देना सरकार के घोषणा पत्र या एजेंडे में शामिल नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विचार रखा। मैं 2-3 पॉइंट में अपनी बात रखना चाहूँगा। मुझे सरकार ये समझा दे कि वो विकास युवाओं का कर रही है या बिल्डिंगों का। अगर आप कहते हैं कि युवा इस देश का भविष्य है, मैं पूछना चाहता हूं कि रीवा में आदरणीय विधायक जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो अगर रीवा में इतना विकास है तो कि रीवा के सभी लड़के, सभी युवा बाहर पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ का सबसे फेमस महाविद्यालय है TRS, ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय। 15,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस है और 10,000 रुपए का प्लेसमेंट दे रहे हैं। ये कहां का विकास है? तीसरी सबसे बड़ी चीज, आप हमेशा मैनिफेस्टो में रखते हो हम ये निर्माण करेंगे, बिल्डिंगें बनाएंगे। कभी मैनिफेस्टो में हमने ये नहीं देखा कि युवाओं को आप रोजगार कितना देंगे। मैं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन से आप सभी मीडिया बंधु से निवेदन है, इस बात का आंसर पूछिए। ना तो किसी युवा को आयुष्मान कार्ड की जरूरत होगी, ना तो उन्हें कोटा में गल्ला की, और ना तो उन्हें किसी भी प्रकार के फ्री योजनाओं की। मेरा कहना है कि सरकार हर युवा को खुद में रोजगार दे के इतना सक्षम बना दे कि वो अपना स्वास्थ्य, शिक्षा हर। कहना चाहते हैं कि हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन की जो छात्र इकाई चलती थी, काफी वर्षों से चल रही है, उसमें छात्र इकाई में कुछ नए गठन किए गए हैं। इसमें मानवेंद्र सिंह गहरवार जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया छात्र इकाई का, और फिर इनके माध्यम से संभाग जिला और बाकी छात्र इकाई का भी गठन किया गया है। उसके लिए भी मानवेंद्र सिंह को बहुत बहुत बधाई है। दूसरी जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, वो हमारे साथ यहाँ बहुत सारे युवा वर्ग के लोग खड़े हैं जो कि बेरोजगारी झेल रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे रीवा विधानसभा में मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कई सारे लोग यहाँ पे हैं और उद्योग को लेकर यहाँ पे कोई भी जागरूक नहीं है। यहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं, समगढ़िया मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब कुछ बन रही है, लेकिन अच्छे उद्योग नहीं डाले जा रहे हैं जिससे इन युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल सके। आज सभी युवा जो हैं बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सभी लोग विकास हल्ला कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रीवा का विकास हो रहा है, लेकिन आज भी रीवा के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसी जगह में जा रहे हैं। तो उच्च शिक्षा का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। कि एक सरकार से निवेदन है कि उच्च शिक्षा का यहाँ पर शिक्षा केंद्र डाला जाए जिससे हमारे युवाओं को बाहर न जाना पड़े। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य के मामले में भी यहाँ हॉस्पिटल कहने के लिए संजय गांधी 600 बेड की हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दी, लेकिन फिर भी इलाज के लिए लोग आज नागपुर, दिल्ली, मुंबई का सहारा ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि मूलभूत सुविधाएँ होती हैं सभी परिवार के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें यहाँ पे रीवा में नहीं होती है तो फिर जो विकास पुरुष अपने आप को कहते हैं या फिर जो भी सरकार है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कहती है विकास कर रहे हैं, तो विकास के नाम पे तो मध्य प्रदेश जो है वो पूरा जीरो है, उसमें कोई भी विकास कहीं भी नहीं हुआ है। रोडें बनी हुई हैं, अच्छी बात है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने रोड बनवाया। जो कार्य उन्होंने किया है, हम किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो सामाजिक संगठन है और जो कार्य उन्होंने अच्छे किए हैं तो वो कार्य भी उनके बताए जाएंगे कि उन्होंने रोड अच्छी बनाई है। लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाएं और बेरोजगारी, सबसे बड़ी बेरोजगारी, अभी व्यापम में आप लोगों ने देखा होगा पटवारी वाली भर्ती जो हुई उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ। तो अगर इसी तरह सरकार का रवैया हुआ तो हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आने वाले चुनाव में जो है वो सरकार को हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अगर इस पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं देते हैं रीवा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी, तो आने वाले चुनाव में उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और हमारे माननीय सिंह जो छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, वो इस मुद्दे को लेके आगे चुनाव के जब तक चुनाव होगा तब तक इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। पूरे प्रदेश भर में इस बात को तमाम जगह पहुंचाएंगे कि सरकार जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कितना जागरूक हो रही है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा आज लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। रीवा के मानस भवन में आज प्रांतीय कलाकार संघ द्वारा लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने लोकगीत और लोक नृत्य एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। साथ ही गायन वादन की भी कई प्रस्तुतियां कलाकारों द्वारा दी गई। कार्यक्रम के दौरान रीवा के अलावा सीधी, सतना, शहडोल से आए लगभग 100 कलाकारों ने इस कला महोत्सव में भाग लिया, जिसमें बघेली लोकगीत के साथ बुंदेली लोकगीत आकर्षण का केंद्र रहा। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता सहित आम जनमानस उपस्थित रहे और तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस संबंध में प्रांतीय कलाकार संघ के संयोजक राजेश शुक्ला से हमने बात की। इसमें रीवा, सीधी, शहडोल, सतना से सब जगह से कलाकार आए और लोक संस्कृति पर आधारित जो अपनी भारतीय संस्कृति की मूल लोक संस्कृति की जो परंपरा है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए प्रांतीय कलाकार संघ का एक अद्वितीय प्रयास है। और इसमें आज के कार्यक्रम में लगभग 100 कलाकार प्रस्तुतियां अपनी दिए हैं और बघेली लोक कला के साथ ही साथ बुंदेली लोक कलाओं को भी प्रोत्साहन किया गया। कलाकारों को निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक संगीत का बोध हो सके और वो समाज से संस्कृति को जोड़ सके, ऐसा प्रयास। ऐसी कौन सी प्रस्तुति है बहुत अच्छा आपने पूछा। हमारे यहाँ आदिवासी लोक कला जो है, खासतौर से बघेलखंड का आदिवासी लोक कला विलुप्त होने के कगार पर है।
और बसदेवा लोक कला जो है वो तो ये समझिए कि बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त है, कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। आज की प्रस्तुति में आदिवासी लोक कला और बसदेवा लोक कला को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया और बड़े बढ़ चढ़ के लोगों ने, करीब 50 कलाकारों ने प्रस्तुति दिया। राजेश शुक्ला और ये प्रांतीय कलाकार संघ का मैं संयोजक हूँ। प्रस्तुतियाँ जो होती हैं उसका मैं संयोजन करता हूँ कि कब कहाँ कौन सी प्रस्तुतियाँ हो और कलाकारों को जोड़ना, ये सब चीज़ें हैं। और आप सब लोगों का सहयोग रहा तो बघेली लोक कला और अपना विंध्य की लोक कला निश्चित रूप से पूरे देश में आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।